यह वीडियो क्लास 10 के अर्थशास्त्र का है और इसमें हम बताने वाले हैं अध्याय 6 वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम या मानवीय पूंजी का भी निर्बाध प्रवाह हो सके। वैश्वीकरण के अंतर्गत पूंजी, वस्तु तथा प्रौद्योगिकी का निर्बाध रूप से एक देश से दूसरे देश में प्रवाह होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं? उत्तर, बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती है, जैसे फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, नोकिया आदि। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन लागत में कमी करने एवं अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन जगहों या देशों में उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम, सस्ता कच्चा माल एवं अन्य संसाधन मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व बाजार संगठन क्या है? यह कब और क्यों स्थापित किया गया? उत्तर, विश्व बाजार संगठन एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है। वर्तमान समय में 149 देश विश्व व्यापार संगठन 2006 के सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और देखता है कि इन नियमों का पालन हो। विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सन 1991 के आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं? उत्तर, भारत में आर्थिक सुधारों का मतलब उन नीतियों से है जिनका आरंभ 1991 से अर्थव्यवस्था में कुशलता, उत्पादकता, लाभदायकता एवं प्रतियोगिता की शक्ति के स्तरों में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से किया गया है। ये सुधार उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नीतियों पर आधारित है, अतः इन्हें 4P नीति भी कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5, उदारीकरण को परिभाषित करें। उत्तर, उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना है। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत 1971 से भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी देश में अपनी उत्पादन इकाई लगाने के निर्णय पर किन बातों का प्रभाव पड़ता है? ठीक है। उत्तर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन लागत में कमी करने एवं अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन जगह या देशों में उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम, सस्ता कच्चा माल एवं अन्य संसाधन मिल सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक अनोखी पद्धति जिसे बाह्य स्रोत कहा जाता है के माध्यम से काम करती है। ठीक है, आगे है, चलिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां न तो सारा माल स्वयं पैदा करती है, न ही एक जगह पर उत्पादन करती है। वे विभिन्न देशों में विभिन्न पदार्थों का उत्पादन करती है जहां उत्पाद की लागत कम बैठती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना उत्पादन केंद्र उस देश में स्थापित करता है। उदाहरणार्थ, अपने उत्पाद का डिजाइन अमेरिका के किसी कंपनी से ले सकता है। इसके बाद इसी डिजाइन के आधार पर वह चीन में स्थित अपनी उत्पादन इकाई में पुर्जों का निर्माण का ऑर्डर देती है।
इसका कारण है कि चीन में पुर्जों का सस्ता निर्माण संभव है। इसके बाद इन पुर्जों को जोड़ने का काम पूर्वी यूरोप में किया जा सकता है। इसके बाद तैयार उत्पाद अंतिम रूप में समूचे विश्व में बेचा जाता है। ग्राहक देखभाल सेवा के लिए भारत स्थित कॉल सेंटरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न कार्यों के लिए अलग अलग स्थानों का चयन करके बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने लागत मूल्य को कम करता है। इस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना कारोबार विश्व स्तर पर चलाती है और लाभ उठाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां संयुक्त उपक्रम के माध्यम से या कंपनियों के विलय से या विभिन्न देशों के छोटे उत्पादकों से माल आपूर्ति ले करके अपना उत्पादन जाल फैलाती है। इस तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा विश्व के दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन एक दूसरे से संबंधित हो रहा है एवं वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभावों को बताएं। उत्तर, वैश्वीकरण का बिहार के जनजीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े हैं, जिसे निम्न रूप में देख सकते हैं। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव। पहला, कृषि उत्पादन में वृद्धि। वैश्वीकरण के बाद बिहार के कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बिहार में खदानों का उत्पादन 1970 से 1978 में 102 लाख टन था, जो 1996 से 97 में बढ़कर 141 लाख टन हो गया। दूसरा, निर्यात में वृद्धि। वैश्वीकरण के फलस्वरूप बिहार से किए गए निर्यात में वृद्धि हुई है। बिहार से निर्यातित उत्पाद में लीची, आम, मखाना आदि प्रमुख है। तीसरा, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्राप्ति। वैश्वीकरण के फलस्वरूप बिहार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी हुआ है और इसमें काफ़ी दिलचस्पी दिखाई गई है। 4, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि। वैश्वीकरण के फलस्वरूप चालू मूल्यों पर बिहार के शुद्ध घरेलू उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई है, अर्थात इस अवधि में राज्य की कुल आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। अब है 5, निर्धनता में कमी। वैश्वीकरण के पश्चात राज्य में निर्धनता में उल्लेखनीय कमी हुई है। 6, विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता। वैश्वीकरण के कारण बिहार के बाज़ारों में विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध हो गई है। 7, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। वैश्वीकरण के फलस्वरूप रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त लोगों के लिए विदेशों तथा देश के अन्य भागों में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं। ठीक, आगे है वैश्वीकरण के कारण बिहार के बाजार में बड़े पैमाने पर विश्व बाजार का श्रेष्ठतम उत्पाद उपलब्ध हो गया है। तकनीक एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी विश्व के उन्नत देशों की शैक्षणिक संस्थाएं अपना केंद्र बिहार में खोलने को इच्छुक है। विगत वर्षों में बिहार के आधारभूत संरचना के विकास के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का माहौल बना है। अब है नकारात्मक प्रभाव। इसके नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित है। पहला, कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों की उपेक्षा। दूसरा, कुटीर एवं लघु उद्योगों पर विपरीत प्रभाव। तीसरा, रोजगार पर विपरीत प्रभाव। 4, आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण कम निवेश। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव इनके नकारात्मक प्रभाव की तुलना में अधिक वजन रखते हैं। वैश्वीकरण का जो भी प्रभाव पड़ा है उससे बिहार को लाभ हुआ है। वास्तव में वैश्वीकरण एक उभरती हुई एवं सशक्त अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता है जिसकी अपनी एक गति है। अब है क्वेश्चन नंबर 3 और ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दें। उत्तर, विकास की वर्तमान स्थिति में भारत के उद्योग एवं व्यापार को नई प्रौद्योगिकी
और ज्ञान की अतिशय आवश्यकता है। भारत में श्रम संसाधनों की बहुलता के कारण यहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। विश्व का बड़ा उपभोक्ता बाजार होने के कारण दुनिया की सभी देशों की निगाहें भारत पर है। ऐसी स्थिति में देश में आधुनिक तकनीकी ज्ञान एवं पूंजी को आकर्षित करने के लिए तथा विश्व बाजार में मानव पूंजी और उत्पादित वस्तु को भेजने में वैश्वीकरण का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। भारत में वैश्वीकरण के समर्थन में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। दूसरा, प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि। तीसरा, नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक। 4, अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति। 5, नए बाजार तक पहुंच। 6, उत्पादन तथा उत्पादित के स्तर को उन्नत करना। 7, बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार। 8, मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास। भारत सहित विश्व के कई देशों में वैश्वीकरण के गुण दोष को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। भारत में भी एक वर्ग के आर्थिक और सामाजिक चिंतकों का मानना है कि वैश्वीकरण यहाँ के अर्थव्यवस्था के औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र के लिए घातक होगा। कुछ कमियों के बावजूद भारत में वैश्वीकरण औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य दिखती है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, वैश्वीकरण का आम आदमी पर पड़े प्रभावों की चर्चा करें। उत्तर, सामान्यतः आम आदमी समाज के ऐसे वर्ग समूह को कहते हैं जो मध्यम श्रेणी या सुविधाओं से वंचित लोग होते हैं, जो किसी तरह अपने जीविकोपार्जन के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। भारत में 2009 से 10 में करीब 85% लोग ऐसे हैं जिनकी आय कम है और जिन्हें जीवन यापन की सामान्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे वर्ग समूह को हम आम आदमी कहते हैं। आम आदमी पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव को हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। पहला, उपयोग के आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता। वैश्वीकरण के कारण दुनिया के सभी देशों के उच्चतम उत्पादन लोगों को उपयोग के लिए उपलब्ध हो गया है। दूसरा, रोजगार की बढ़ी हुई संभावना। वैश्वीकरण के कारण औद्योगिक प्रसार होने के कारण रोजगार के नए नए अवसर खुल गए हैं, जिससे कुशल श्रमिकों के लिए अधिक रोजगार के अवसर खुल गए हैं। तीसरा, आधुनिकतम तकनीक की उपलब्धता। वैश्वीकरण के कारण आधुनिकतम तकनीक अन्य विकासशील देशों में आसानी से उपलब्ध होने लगा है, जिससे आम लोगों के लिए आधुनिकतम तकनीक के उपयोग का दरवाज़ा खुल गया है। अब वैश्वीकरण से आम लोगों पर निम्नलिखित नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पहला, बेरोजगारी बढ़ने की आशंका। वैश्वीकरण के कारण आधुनिक संयंत्रों से मशीनी उत्पाद को बढ़ावा मिला है, जिसके कारण समाज के अधिकतम श्रम शक्ति जो अर्ध कुशल है, ऐसे लोगों में बेरोजगारी के बढ़ने की संभावना है। दूसरा, उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता। विदेशी पूंजी एवं विदेशी कंपनियों के बिना किसी प्रतिबंध के आयात होने से आम लोगों में बेरोजगारी फैलने की संभावना बढ़ गई है। तीसरा, श्रम संगठनों पर बुरा प्रभाव। श्रमिक संगठनों के द्वारा आम मजदूरों की न्यूनतम मांग को संगठित रूप से मांग की जाती है, जिससे श्रमिकों को सामान्य वेतन एवं सुविधाएं उपलब्ध होने लगती है। अब है 4, मध्यम एवं छोटे उत्पादकों की कठिनाई। वैश्वीकरण के कारण मध्यम एवं छोटे उत्पादकों के लिए अपने उत्पादों को सक्षम बनाए रखने में अनेक कठिनाई होने लगती है। प्रकृति का यह एक सामान्य नियम है कि पानी में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती है। 5 है, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का संकट। वैश्वीकरण के कारण
अब देश और विदेश के बड़े बड़े पूंजीपति फार्म हाउस बनाने लगे हैं, जिसमें कृषि के क्षेत्र में भी अधिक पूंजी निवेश के द्वारा कम श्रम से ही अधिक उत्पादन प्राप्त करने लगे हैं। इस स्थिति में गांव के मध्यम एवं छोटे श्रेणी के किसानों के लिए अनेक प्रकार के संकट उत्पन्न हो गए हैं। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि वैश्वीकरण से आम लोगों को लाभ से अधिक हानि होने की संभावना है। यह सत्य है कि वैश्वीकरण से पूंजी, उत्पाद और आय में वृद्धि होगी, किंतु यह वृद्धि समाज के मुट्ठी भर धनी एवं उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को ही मिल सकेगी। वैश्वीकरण की स्थिति में सामाजिक तथा आर्थिक विषमता बढ़ेगी और आम लोगों